हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और आज का हमारा टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो बच्चे, अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो 2018 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड आपके 10 to 12 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखे गए हैं, ठीक है। और अगर हम 2019 की बात करें तो उसके अंदर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो एग्जाम 2020 के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन पे आएंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन भी आपके डाटा इंटरप्रिटेशन पे से हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 4 क्वेश्चन भी आ जाए। तो हमें इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है, क्योंकि 2018 और 19 दोनों का सी सेट पेपर 2 बिल्कुल डिफरेंट था। 2018 के एग्जाम के अंदर सारे पिक्टोरियल टाइप्स आपका पेपर था कि हाँ जी, ग्राफ हैं आपके, ठीक है, डाइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, एनालॉगी भी दी हुई है तो वो भी पिक्टोरियल है, फिगर बेस्ड है। बट इन 2019 एग्जाम एक भी फिगर एग्जाम के अंदर नहीं थी। क्लियर है बच्चे? बट हमें अपने एंड पे पूरी तरह से तैयार होना है, क्योंकि अगर हम कुछ टॉपिक्स को औरों को देखते हैं तो उसके अंदर ऐसा है कि अल्टरनेटिव ईयर्स पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चे, डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं 2018 के पेपर को देखती हूँ। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करें 2018 के अंदर जो भी डीआई के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके टेबल बेस्ड भी हो सकते हैं कि एक आपके पास में टेबल गिवन है, ठीक है, या फिर पाई चार्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ग्राफ बेस्ड भी हो सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से रेडार चार्ट बेस्ड हो सकते हैं, मतलब कि जो डाटा है वो आपका किसी भी पिक्टोरियल फॉर्म में गिवन है और आपको बेसिकली करना क्या है, उस डाटा को एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है कि जो भी आपके पास में टेबल गिवन है या फिर आपके पास में ग्राफ गिवन है, उससे जो डाटा दिया हुआ है उसको आप कैसे यूज करोगे अपने क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो उसी के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एक टेबल पे आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो अभी 2018 के जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी, कैसे क्वेश्चन सी सेट में देखे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। क्या है? द फॉलोइंग 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो which shows imports of different type of steel over a period of 6 months। 6 months के लिए आपका गिवन है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलोज। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर देखो 6 मंथ्स का डाटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। और साथ में आपके पास में क्या गिवन है, 3 टाइप्स ऑफ स्टील है। ये है कोयल, बेटा जो बॉक्स की फॉर्म में दिया हुआ है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये आपके कोयल को बता रहा है, ठीक है जी। अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, शीट, ठीक है। और जो आपका ये बॉक्स के फॉर्म में आ रहा है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, स्क्रैप स्टील। मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टील, कोयल, शीट एंड स्क्रैप। और आपका जो ग्राफ है उसके अंदर 6 मंथ्स का डाटा गिवन है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो 20, 22, 24, 26, तो ये क्या है, कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ टन्स इंपोर्टेड। मींस इतने 1000 टन्स ऑफ स्टील इंपोर्ट हुआ है जनवरी मंथ में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के अंदर। क्लियर है? उसके बाद आगे भी कुछ दिया हुआ है, देखो द फिगर इन द ब्रैकेट्स इंडिकेट एवरेज कॉस्ट पर टन ओवर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे देखो कोयल के साथ में क्या लिखा हुआ है, $320। दैट मीन्स कि ये क्या है, $320 इज द एवरेज कॉस्ट पर टन ओवर 6 मंथ्स। मतलब कि ये हो गया जनवरी के लिए, 320 जो है ये किसके लिए है, आपका कोयल वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो कोयल है उसका 6 मंथ्स के लिए आपका कह रहा है कि जो ये प्राइस होगा। क्लियर? इसी तरह से शीट के लिए क्या कह रहा है बच्चे, 256 एंड स्क्रैप के लिए कितना है, $175। क्लियर? ओके जी। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बाय हाउ मच मेजर द थाउजेंड्स ऑफ टन्स डिड द इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील। कौन कौन सा गिवन है बच्चे, शीट स्टील
exceed the import of coil steel। कह रहा है कि जो शीट स्टील है वो कितना ज्यादा है किससे, कोयल स्टील से, इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जनवरी के अंदर जो आपके पास में बच्चे कोयल है, कोयल कितना है 30, कितना है देखो 30, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, ये हो गया देखो 30, ठीक है। इसी तरह से जो शीट है, शीट का देखो यहाँ से कितना आ रहा है, सॉरी गलती से बच्चे मिनट इसको इरेज ही कर देते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे है आपके पास में शीट, और शीट के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें डाटा को ही फाइंड आउट करना है। तो शीट का कितना है देखो, यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 40। अब कितना एक्सीड हो रहा है, हाँ जी कितना हो गया 30, कितना है 40। अगर हम बात करते हैं जैन की तो कितना है बच्चे 40 माइनस 30 कितना एक्सीड हो गया हमारा 10,000 टन। क्लियर है। अगर हम जैन के बाद आते हैं बच्चे नेक्स्ट मंथ पे, नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या है आप देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है आपके पास में कोयल है, कोयल का देखो कितना है, यहाँ पे देखो ये 30 है, ठीक है, यहाँ पे 32 है। अब ये इन दोनों के मिडल में है तो कितनी वैल्यू हो गई है आपकी 31 हो गई। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 36 और 38 के मिडल में जा रही है वैल्यू, देखो मिडल में जा रही है तो कितनी होगी बच्चे 37। तो कितना हो गया 30, कितना एक्सीड किया इसने 37 माइनस 31, दैट मीन्स कितना हो गया 6,000 टन। क्लियर। इसी तरह से अगर हम मार्च की बात करते हैं तो ये कितना था मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिर भी कि आगे के क्वेश्चंस में भी हमारी हेल्प करेंगे ये। अब आगे देखिए कि यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे देखो आपका है बच्चे कोयल, कोयल का देखो कितना है, कोयल है आपका ये 32 और 34 के मिडल में है, दैट मीन्स कितना हो गया ये हो गया बच्चे आपका 33, और ये देखिए ये है आपका कितना 36। क्लियर। तो यहाँ पे आपका अगर मार्च का देखते हैं तो मार्च के अंदर कितना एक्सीड किया है शीट स्टील ने आपका 36 माइनस 33 इज इक्वल टू हो गया आपका ये 3। तो टोटल कितना एक्सीड हो गया, हाँ जी सभी का टोटल करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 19,000 टन। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ आ गया। देखो क्या था क्वेश्चन कि बाय हाउ मच डिड द इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील एक्सीड इंपोर्ट ऑफ कोयल स्टील। हमने पहले शीट स्टील और कोयल स्टील दोनों का हमने डाटा देखा है कि कितना कितना इंपोर्ट किया है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनको सभी को इकट्ठा प्लस कर लो, जैसे 30 प्लस 31 प्लस 33, ठीक है। और अगर हम उसके बाद में दूसरा जो है शीट स्टील उसको देख लेते हैं तो इसका आ जाएगा 40 प्लस 37 प्लस 36, फिर दोनों का डिफरेंस कर लो तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर 6 मंथ पीरियड। टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू बच्चे कितनी है यहाँ पे देखिए आप। अब अगर हम शीट का देखते हैं तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारा कितना आया था शीट का 40, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम फरवरी का देखते हैं तो फेब का देखो कितना है 37, और अगर मार्च का देख रहे हैं तो ये बच्चे बन रहा है आपका 36, ठीक है। हाँ जी इसी तरह से अप्रैल 36, क्योंकि देखो दोनों ही सेम है। और अगर हम मई का देखते हैं तो मई का देखो ये आ गया आपका ये हो गया बच्चे 34। क्लियर। और उसके बाद में ये दोनों अगेन सेम है आपका तो ये अगेन हो गया कितना 34। सभी का आप टोटल करेंगे 40 प्लस 37 प्लस 36, मैं एक बार राइट डाउन कर देती हूँ आपके लिए। क्या करेंगे हम सभी को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारा शीट स्टील कितना इंपोर्ट हुआ है 6 मंथ्स के अंदर। तो 36 प्लस 36
ठीक है जी, प्लस 34 प्लस 34। क्लियर है? तो अब इसका सभी का हम टोटल करते हैं, तो ये आपके पास में कितना आ गया बच्चे? ये हो गया आपके पास में 217। क्लियर? अब यहाँ पे देखो आप कि 217,000 ऑफ टन इंपोर्ट हुआ है डाटा आपका स्टील। तो उसने क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा कि कितने टन स्टील इंपोर्ट हुआ है, उसने कहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू इन डॉलर। डॉलर मींस क्या कह रहा है कि वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब शीट स्टील का देखो कितना गिवन है, इसने कहा है कि पर टन कितना है? $256। तो 217,000 टन का कितना हो जाएगा? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे 256 के साथ में, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया बेटा 742, ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया आपका 55,552। तो ये देखो अप्रोक्सीमेट का है, उसने एग्जैक्ट नहीं कहा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये सबसे नियर बाय किसके बन रहा है? इसके नियर बाय आ रही है वैल्यू, 55,550 के नियर बाय वैल्यू आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा क्या किया मैंने। पहले सभी की टोटल वैल्यू देखी हमने शीट स्टील की, ठीक है, इंपोर्ट की, फिर सभी को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद में जो उसकी बाय डॉलर वैल्यू दी हुई थी उसके साथ में हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील इंपोर्ट्स इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर किन किन का कहा है उसने? शीट स्टील, देखो ये शीट स्टील है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ब्लॉक शीट ब्लॉक के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रैप स्टील, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हमें। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 मंथ्स का फाइंड आउट करना है रेशियो। तो फर्स्ट 3 मंथ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले शीट का निकाल लेते हैं बच्चे। तो देखो शीट का कितना है, जो शीट स्टील है, शीट स्टील, तो शीट स्टील के अंदर देखो ये फर्स्ट था हमारा कितना 40, हाँ जी देखिए 40 आ रहा है बच्चे। उसके बाद में देखो सेकंड अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कितना आया था 37, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हाँ जी मार्च का देखो, तो मार्च का आपके पास में बच्चे कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है आपका 36। क्लियर? उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में शीट स्टील। तो टोटल आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई है? हाँ जी, ये हो गया 7 और 6 13, और ये हो गया बच्चे आपका 7 3 10 एंड 11। क्लियर? उसके बाद में किसकी बात कर रहा है? स्क्रैप स्टील की। अब हम स्क्रैप की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे, स्क्रैप स्टील, अब देखते हैं। सबसे पहले दे रहा है जैन का, जैन का चेक करो, जैन का कितना आ रहा है, देखो ये है बच्चे कितना आ गया आपका 32 है, ठीक, प्लस उसके बाद में फैब का देखिए, फैब का कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है बच्चे 34। उसके बाद में देखिए मार्च का, देखिए यहाँ पे स्क्रैप का, तो ये वैल्यू आपके पास में बच्चे कितनी आ रही है, देखो ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो कितना आ गया ये 32। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई 6 to 8 एंड 9। अब वैल्यू तो हमने दोनों की फाइंड आउट कर ली, बट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है? मैंने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया तब भी बताया था मैंने, जब भी अगर हमने दो की रेशियो है, रेशियो मींस फ्रैक्शन ऑफ दिस टू वैल्यूज। क्लियर है? दैट मींस इफ वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ शीट स्टील and scrap steel, then we will divide sheet steel divided by scrap steel। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर दोनों की रेशियो निकालनी है आपने, शीट रेशियो स्क्रैप,
ठीक है जी। तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 113 डिवाइडेड बाई 98। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अगर हम वैसे ही देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है। यहाँ से देखो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये 98 है, 100 के नियर बाई वैल्यू है, तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी। हाँ जी, तो ये आपके पास में 1.15 के आसपास की वैल्यू आएगी। अगर ये 100 होता तो 1.13 आता। ठीक है जी। अब अगर 98 है, दैट मीन्स थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। दैट मीन्स कितना आएगा, 1.15 या 6 कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ बच्चे मैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपके पास में अप्रोक्सीमेट ही है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास में रेशियो क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपका 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू गिवन है, तो 1.2 आ जाएगा। नियर बाई यही आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। देखो, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट करती हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2 रेशियो 1। क्लियर। ओके जी। देखो, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को, तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, पहले 3 मंथ्स का स्टील शीट्स का फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में स्क्रैप स्टील का भी 3 मंथ्स का फाइंड आउट कर लिया वैल्यू। अब दोनों का हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट द रेशियो, वी डिवाइडेड द शीट स्टील टोटल डिवाइडेड बाय द स्क्रैप स्टील टोटल, एंड वी गेट ए वैल्यू ऑफ 1.2। अब 1.2 मीन्स क्या होता है, 1.2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है जी, दैट मीन्स द एग्जैक्ट रेशियो विल बी 1.2 रेशियो 1। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला ग्राफ आ गया आपके पास में। देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन अबव। देखो यहाँ पे आपके पास में एक ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रोंग है, सही नहीं है। तो पहले देखो, पहले हमें क्या करना है, अपने ग्राफ को एनालाइज करना है, उसको समझना है, इंटरप्रेट करना है कि ग्राफ क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्क, दिस इज परसेंटेज ऑफ वर्क, 0%, 25%, 50%, 75% एंड 100। जब 100% हो गया, दैट मीन्स योर वर्क इज कंप्लीट। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जनवरी स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, एंड ये आपका 1 सितंबर का डाटा है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कि जो आपकी हार्ड लाइन है, वो क्या है, आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस है। डन। तो यहाँ पे आप अब स्टेटमेंट को देख लेते, क्या कह रहा है, ऑन 1 जून को, कहाँ है 1 जून, यहाँ पे है हम। क्लियर। 1 जून द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क, एक्चुअल प्रोग्रेस कितनी है बच्चे, ये है ऑलमोस्ट आपकी 12 to 13% आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस है ऑफ द वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, एंड द एक्सपेक्टेड कितनी है आपकी, 50% है। ठीक है जी, 50% है, दैट मीन्स कि जो आपकी एक्चुअल है दैट इज लेस देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड से कम है, तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका सही आंसर आ गया। ठीक है। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम। सेकंड क्या कह रहा है, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। तो अब देखो, अगस्त के मंथ में देखिए आप कि जब हम अगस्त, यहाँ से आपका 1 अगस्त है, तो अगस्त में देखो कि जो आपकी प्रोग्रेस है, यहाँ पे पहले आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी। देखो, 0 से कहीं पे जाके बच्चे ये 30% तक पहुंचा है आपका अप्रैल से अगस्त तक। ठीक है। और उसके बाद एकदम अगस्त में इसकी प्रोग्रेस देखो, सीधी इसने पूरा काम कंप्लीट कर दिया अगस्त के अंदर। तो यहाँ पे प्रोग्रेस आपको सामने दिखाई दे रही है कि एकदम से प्रोग्रेस बढ़ गई है। ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस है किसमें, अगस्त मंथ के अंदर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर हम थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, तो थर्ड क्या है, द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। अब देखो, एक्सपेक्टेड टाइम क्या था उसका, 1 सितंबर था एक्सपेक्टेड टाइम, बट यहाँ पे हमारा ग्राफ बता रहा है कि हमारा जो वर्क है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और ये क्या शो कर रहा है, अगर हम इसको नीचे लेके जाते हैं, तो बच्चे अगस्त मंथ को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो वर्क है वो अगस्त के अंदर कंप्लीट हो चुका है,
और जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो क्या था, 1 सितंबर। दैट मीन्स द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। दिस इज अगेन ए करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, अब अगला देखिए फोर्थ, कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 1 अगस्त 1 सितंबर एट नो टाइम वाज एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। कह रहा है कि किसी भी टाइम पे जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने जो थर्ड स्टेटमेंट थी उसमें भी देखा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगस्त का मंथ है, यहाँ पे बच्चे देखो एक्सपेक्टेड तो कम है बट एक्चुअल ज़्यादा चली गई है। दैट मीन्स कि ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आप आंसर क्या करके आओगे आपके जो अगर एग्जाम के अंदर कि नोट करेक्ट, तो नोट करेक्ट कौन सी है, डी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अगेन दूसरा ग्राफ आ गया आपका। कह रहा कंसीडर द ग्राफ इन विच द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ द कंट्री आर गिवन एंड आंसर आर टू आइटम्स आर फॉलो। कह रहा है कि उसके अलावा अब इसी के बेस पे आपको बताना है, दो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स बताने हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, देख लेते हैं जी। कह रहा बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000। क्लियर? और ये जो आपकी जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, डेथ रेट, और जो आपकी हार्ड लाइन है वो क्या शो कर रही है, बर्थ रेट शो कर रही है। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो डेथ रेट है वो भी हमारी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है जी, और 2000 के बाद में ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी बर्थ रेट है, बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 2005 के बाद में स्टेबल हो गई है। देखो यहाँ पे ये स्टेबल है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है जी, अब हमने अपना ग्राफ देख लिया, अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन क्या था, लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 टू 10, तो कह रहा है 1990 से 2010 तक, 2010 तक पहले ऑप्शन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, पहला ये कह रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद में देखो क्या कह रहा है। हाँ जी, तो देखो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे जो डेथ रेट है, ठीक है जी, डेथ रेट आपकी डिक्लाइन हो रही है, हमें साफ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, नीचे आ रही है। ठीक है, और बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, बट जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन ज्यादा हो रही है। ठीक है, और बर्थ रेट इतनी ज्यादा नहीं डिक्लाइन हो रही है। दैट मीन्स कि जो बर्थ रेट है वो तो फिर भी थोड़ी स्मूथ है, बट डेथ ज्यादा हो रही है। इससे क्या होगा कि हमारी जो बर्थ है, वो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट आपकी कम है उससे, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड, तो बिल्कुल सही है। तो ये आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके जी, अब उसके बाद में चलो बाकी भी देख लेते, वैसे तो आंसर आपका आ ही गया है। कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज, डिक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि इंक्रीज हो रही है। उसके बाद कह रहा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज रिमेन स्टेबल, स्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबल कैसे हो सकती है, देखो इसका ग्राफ आपका जो डिक्लाइनेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बर्थ रेट। डन। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड, बिल्कुल शो कर रहा है, यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड। डन। ओके जी, अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा पॉपुलेशन है स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स, बट उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन के अंदर ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडरिंग 97, भाई 97 से हमें लेके चलना एज द बेस ईयर। ठीक है जी, अब 97 बेस ईयर है तो यहाँ तक क्या है, 10 ईयर हो गया। ठीक है जी, 20, ठीक है, ये हो गया 30, 35 एंड 40। क्लियर? तो ये आपका 40 ईयर्स तक का बता रखा है।
अगर हम बनाते हैं इसका साफ साफ डिटेल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कहता पॉपुलेशन है स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर। 35 ईयर के बाद में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गया, मीन्स ना तो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है ना पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। बट देखो बच्चे कहाँ क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो क्या कह रहा है, आफ्टर 35 जो प्रोग्रेस जो रेट है, रेट स्टेबल हुआ है, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन स्टेबल हुई है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कह रहा है कि ग्रोथ रेट स्टेबल हुई है तो आपका सही है, बट आप ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, तो ये आपका रोंग है, ठीक है। सेकंड देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर, तो बिल्कुल 35 के बाद में ये देखो यहाँ पे भी इसकी रेट स्टेबल है और जो बर्थ रेट है वो भी स्टेबल है, दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स, तो सेकंड ऑप्शन आपकी सही है। उसके बाद में देखो ये ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, डेथ रेट हैज फॉलन बाय 10% इन फर्स्ट 10 ईयर्स, कह रहा फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर डेथ रेट 10% कम हो गई है। अब यहाँ पे देखो बच्चे 1970 के अंदर आपकी डेथ रेट कितनी है यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे गिवन है 25%, ठीक है जी। तो डेथ रेट है 25, कब, 1970 के अंदर, क्लियर। अगर हम 1980 की बात करते हैं तो 1980 के अंदर डेथ रेट कितनी है, ये हो गया 21, ठीक है। दैट मीन्स डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है 4। अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो परसेंटेज कितनी होगी, 2/7 4/25 मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बच्चे, 16%। तो आपकी ग्राफ के अकॉर्डिंग जो डेथ रेट है वो 16% डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है डेथ रेट हैज फॉलन 10%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोंग हो गई है, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि 16% डिक्लाइन हुई है ना कि 10%, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रोंग है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, कहता बर्थ रेट है स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर, बर्थ रेट स्टेबलाइज है 35 के बाद, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी आपके पास में करेक्ट है। अब इन फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव आर द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल स्टेटमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव ग्राफ, इस ग्राफ से आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सी है 2 एंड 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दैट मीन्स कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर लॉजिकल एंड रैशनल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, क्लियर, ओके जी। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल फॉर ए प्रोजेक्ट आर शोन इन द फिगर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, दो फिगर्स गिवन है आपके पास में, ठीक है। अब जो फर्स्ट फिगर है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इन द फिगर बी सेलिंग प्राइस इज गिवन, क्लियर, हाँ जी। what is the minimum number of pieces that should be manufactured to avoid a loss, कह रहा है कि कितने पीस आपको मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे सो दैट कि लॉस ना हो। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप इसमें प्रॉफिट नहीं कहा है कि हाँ जी प्रॉफिट चाहिए उसको, उसने कहा है कि लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले 1000 पे देखते हैं, कह रहा है कि 1000 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लैक्स दी हुई है बच्चे, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसने लैक्स, क्लियर। तो अगर हम 1000 पीसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितनी होगी आपकी, हाँ जी 6 लैक्स, 1000 पीस के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी बेटा 6 लैक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे 6 लैक्स के बाद में ये आपका नंबर ऑफ पीसेस थे 1000, तो पर पीस अगर हम फाइंड आउट करें तो इसको क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, ठीक है। ये 60,000 हो गया, हाँ जी। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 600, दैट मीन्स कि अगर आप 1000
पीसीज तैयार करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस केस के अंदर पर पीस कॉस्ट होगी आपकी 600 रुपीज़। और यहाँ पे अगर आप देखते हो आपका जो सेलिंग प्राइस है, तो अगर आप 1000 पीसीज सेल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है बच्चे कितना आ रहा है 400। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 400। तो इस केस में आपको ओवरऑल क्या हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चेक करते हैं, 2000 पे आते हैं। जब हम 2000 पीस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस केस में देखिए आप कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी होगी, 7 लैक्स होगी। 2000 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है इन 2000, जो टोटल सीपी है बच्चे वो कितना है 7 लैक्स। क्लियर। और 2000 प्रोडक्ट्स हैं, पीसीज हैं, तो इसको आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 350 पर पीस। तो सीपी कितना आ गया अपना 350 पर पीस। क्लियर। उसके अलावा अगर अगर हम इसका सेलिंग प्राइस देखते हैं 2000 पीसीज के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आप देखो साफ देख पा रहे हो कितना आ रहा है 350। तो सेलिंग प्राइस भी कितना है 350। दैट मीन्स इफ वी मैन्युफैक्चर 2000 पीसेज देन देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। और जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉफिट की नहीं पूछा है, उसने क्या कहा है कि अवॉइड ए लॉस। तो यहाँ पे आपका 2000 पीसेज आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपका लॉस नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2000 पीसेस। इसके अलावा भी आपके एग्जाम के अंदर एक एवरेज बेस्ड दी आई थी, और एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था जो कि टाइम एंड डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो वो हमने टाइम एंड डिस्टेंस इस टाइम पे कवर किया है, तो बच्चे उसके अंदर कवर किया है। और जो आपका एवरेज वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने जब एवरेज करवाया है तो उसके अंदर कवर करवाया है। तो अब आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके डीआई पे बेस्ड आते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।